या उस पर भी थोड़ा सा तोलते हैं, देखते हैं। तो जीवन के दो ही दर्शन हैं। एक तो मैं कहूँ तो जैसे मैं समझता हूँ सोशल का स्टूडेंट होने के नाते, एक तो खेती का दर्शन और एक खनन का दर्शन। खेती और खनन में आप फर्क जानते हैं ना? खेती में चीजें साइकिलिंग में घूमती है, जिसे फार्मिंग वाला कहते हैं, और खनन में चीजें एक सीधी रेखा में चलती है। बेसिक फर्क यही हम अगर आप देखें उन ट्राइबल्स में और हम जैसी सिविल सोसाइटी में, जिसे हम अपने आप को, क्योंकि हमने कहा है ना अपने आप को सिविल, तो वो तो सिविल है नहीं, अनसिविल है, लेकिन हम सिविलियन में और उन ट्राइबल्स में बेसिक फर्क यही है। और जीवन का जो पूरा आप देखेंगे हर चीज, इंडियन फिलोसफी या इंडियन कल्चर के पूरे इतना लॉन्ग चलने का क्या कारण है? सीधी रेखा में कितने चलोगे भाई, कहाँ तक जाओगे दुनिया में? कहीं ना कहीं आके रुक जाओगे। लेकिन जब आप ऐसे घूमेंगे तो अनवरत घूमेंगे, कोई आपका टाइम फ्रेम नहीं। यही एक पूरा लाइफ स्टाइल है। आप इसे थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अगर और घूमेंगे तो आपको समझने में भी, और आप फिर मुझे भी समझाएंगे तो आपको उसमें शायद कुछ और चीजें हम जोड़ सकते हैं। तो इस रिसर्च प्रोजेक्ट को मैं निरंजन भाई से, प्रकाश भाई से और इनकी पूरी टीम से, इसराइली से, पूरे अंग्रेजी के साथियों से और अर्थशास्त्र के साथियों से, हिंदी साहित्य के साथियों से जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं, इसमें खास तौर से मेरा निवेदन यही रहेगा कि उसे हम लोगों की सोशल साइंसेस वाले रिसर्च स्टाइल से इसे आप निकाल के रखना। ये एक अच्छा मौका है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी काम करने का मौका मिला है। जनरली हमें तो ये मौका ना यूजीसी देती और ना ही कोई अपना इंस्टीट्यूशन देता कि आप मिल के काम कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी स्टाइल में काम कर सकते हैं। और मुझे भी आप इसमें जोड़ेंगे कहीं अगले भविष्य में किसी प्रोजेक्ट में तो और अच्छा लगेगा। समाज समाज और साहित्य के लोगों की संवेदना शायद जुड़ के कुछ और कोई बड़ी चीज निकाल सकती है उन पूरी चीजों के साथ। और बस्तर के कुछ ट्राइबल्स के साथ तो मैंने देखा, वो चीज मैं भी नहीं आज अभी समझ पाया। उसके बाद मेरा पीडी शर्मा से मिलना भी हुआ। वहाँ मैंने एक अजीब घड़ी देखी, जिस डायरेक्शन में आपकी हमारी घड़ी घूमती है वो उस डायरेक्शन में नहीं घूमती, उनकी घड़ी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। तो मैंने पूछा उनसे कि ये कौन बना रहा भाई, ये कहाँ मिल रही, कैसे चल रही, क्या इसका सिस्टम है? तो वहाँ मेरा रुकना नहीं हुआ, तो दोबारा फिर उस चीज़ को फिर देखने जाऊँगा। मेरे दिमाग में पिछले 6-7 महीनों से लगातार घूम रही है, 1 साल से। तो क्या मतलब उन चीज़ों को अगर हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो शायद मजा आएगा। वहाँ अमरकंटक के एक गांव में एक बिल्कुल वनों के बीच में गांव था। तो वहाँ जब हम गए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का हमारा अपना एक कॉन्फ्रेंस था, दौरान छोड़ के गए। कॉन्फ्रेंस में तो हम 1-2 दिन ही रहे, तो हम उन गाँव में गए। तो वहाँ हमने देखा, पूछा जाके कि यहाँ की दिनचर्या क्या कहलाती है, कैसे कैसे करती है। तो एक तो ये चीज़ आप वहाँ देखेंगे, ये तो इन जनरल सभी ट्राइब में आप देखेंगे कि वहाँ पर व्यक्तिगत संपत्ति का सोच रेयर है। अब तो आने लगी है, वो मार्केट में और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज ने, अरे इन तमाम चीज़ों ने बहुत सारे कि ये आपका है, या राशन कार्ड है, या राशन है, तो बहुत सारे वहाँ ये सब डेवलप होने लगी कि ये मेरा है। वरना वहाँ व्यक्तिगत मिल्कियत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वहाँ सामूहिक टाका और सामूहिक मिल्कियत का एक सोच है, अप्रोच है ना, स्वाभाविक रूप से। और सामूहिकता में व्यक्तिगत उपभोग करिए, मतलब ये चीजें हैं सबने बनाई हैं, सबने पैदा की हैं, इनमें से जिसकी जितनी आवश्यकता है वो अपना ले, यूज करे, किसी के लिए कोई कमी नहीं। मतलब किसी के पास कम हुई है तो भी वो उपयोग करेगा, किसी के पास ज़्यादा हुई है तो भी वो उपयोग करेगा। मतलब पूरा जो उनका पूरा लाइफ स्टाइल है वो नीड वाला है। एक तो नीड अप्रोच होती है, ग्रीड अप्रोच होती है ना। ग्रीड वाले तो पूरा फ्यूचर की, बच्चों की, उसकी प्लान में लगते हैं। बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेज में आप देखेंगे कि
फ्यूचर टेंस ही नहीं है, वो भविष्य काल ही नहीं है, भविष्य काल में बात ही नहीं करते। बीडी शर्मा जी ने मुझे बताया, मैं उन भाषाओं को कहाँ सीख पाता तो मैं कितनी चीज़ें और सीखता हूँ उनके साथ, लेकिन बीडी शर्मा जी बहुत एक्सपर्ट हैं, उनका भी हम एक दिन यहाँ उसका लाएंगे और लाभ लेंगे उस पूरी चीज़ का। तो उन पूरी चीज़ों को इस तरह से अगर हम देखेंगे समझेंगे और छोटे छोटे अनुभव आप देखेंगे तो वहाँ एक हर चीज़ के साथ मौलिकता जुड़ी है, मौलिक है ना, मतलब अपना उनका अपना एक सोच, मतलब अपनी एक निजी समझ है जिसे विचार में और दृष्टि में यही फर्क होता है। ये तो विचारधाराओं का योग है ना, ये जो फेज चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं ये तो विचारधाराओं का है, तमाम तरह की हजार तरह की विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, और हम सब किसी ना किसी के फॉलोअर्स हैं, है ना। लेकिन ये बात मैंने उनसे ही सीखी, ये सब फर्जीवाड़ा है। उससे पहले मैं भी कि हाँ नहीं मैं भी समाजवादी विचार में आस्था रखता हूँ, साम्यवादी में रखता हूँ या फलानी में रखता हूँ, लेकिन मैंने यही देखा कि विचारधारा अनुकरण है और दृष्टि मौलिक होती है। उनके पास दृष्टि है, जीवन दृष्टि है, चीजों को देखने की दृष्टि है, और विचार में फॉलोनेस है, फॉलोअर्स, एक अनुकरण है ना, मतलब जो मैंने सीखा, जो मेरा परसेप्शन बना, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। वहाँ स्थितियों, परिस्थितियों, आवश्यकताओं और तमाम चीजों के अनुरूप जो चीजें जरूरत थी वही उसी तरह की चीजें वो कर लेते हैं। उनका नेचर भी बिल्कुल एकदम टेम्परेरी टाइप का क्यों है? उनकी समस्याएं कोई ऐसी नहीं है कि निपटाई नहीं जा सकती, वो बहुत लिबरल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लिबरल इश्यूज हैं, उन्हें आप बिल्कुल सहज ढंग से सुलझा सकते हैं। लेकिन आप उन्हें चूंकि आपके दिमाग में अपना प्रीलोड है, प्लान्ड है, आपके पास पूरा एक स्कीम है कि यहाँ साहब इसका ये हाउस होगा, यहाँ एक पंचायत घर होगा, और यहाँ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, यहाँ बैंक होगा, और यहाँ ये होगा, जबकि उनके जीवन में इन चीज़ों का कोई सरोकार ही नहीं है। एक बुक आप पढ़ेंगे बीडी शर्मा की कि जनजातीय विकास की अवधारणा, तो उसमें पहला ही चैप्टर, पहला ही एग्जाम्पल है, जब वो बस्तर में कमिश्नर थे तो उनके पास एक ट्राइबल व्यक्ति लोन लेने के लिए आया, तो उसने आगे फॉर्म भरा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, तो उसे जरूरत होगी, तो उस स्कीम में लोन दिया जा सकता था 20,000 तक। तो उसे उन्होंने कहा कि कितना चाहिए, उन्होंने कहा, उन्होंने भाषा उसमें लिखी हुई है कि 5 BC कुछ ऐसा कर, मतलब उसका कहने मतलब 500 रुपये चाहिए। कहने नहीं, उसमें तुम्हें 1000 भी मिल सकते हैं, 5000 भी मिल सकते हैं, 10,000 भी मिल सकते हैं, 20,000 तक मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते हैं, नहीं मुझे 500 चाहिए। फिर भी उनके साथ कोई समझदार था, इन्होंने कहा नहीं किसी और काम में लगा लेगा, इसके 2000 दे दो, तो उसका 2000 निकलवा दिया। उन 2000 में से वो माननीय जो है 500 रुपये लेके, और वो 1500 रुपये वही लेके कि भर मेरा काम हो जाएगा, देखे ना छोड़ के चला गया। वो एग्जाम्पल, तो उस चीज को अगर आप और हम नहीं समझेंगे तो रिसर्च का उस तरह से डेटा कलेक्शन और वो शायद हम पूरा अपने उस मामले पर या उस पूरी स्थिति पर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ज्ञान ही सारी चीज नहीं होता जो हमारे पास है। ये बेसिकली हम नॉलेज पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से एकदम फ्री लोड है, मतलब हम मतलब चाहते हुए भी चीज़ों से निकल पा सकते हैं, हमें पता ही नहीं है, हम कर जा रहे हैं, हम एकदम अपने जगह राइट मैन। और ये सारी चीज़ों में हो रहा है आजकल, हमारे बहुत सारे 90% संकटों का एक बड़ा कारण यही है। और यही चीज़ अगर हमने उनसे सीख ली तो शायद हम बहुत सारे संकटों से अपने आप को निकाल सकते हैं, उबार सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि हमें उन्हें बदलना है या हमें उनका डेवलपमेंट करना है, और मेरा तो तजुर्बा पिछले 8 साल में कुछ काम करके ये हुआ कि हमें वो बचा सकते हैं। अभी भी वहाँ कुछ चीज़ें बची। तो इस रिसर्च के तमाम साथियों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरी जिस मदद की, जिस तरह की ज़रूरत की, कहीं चलने की, कहीं उसकी जो ज़रूरत रहेगी, तो
मैं रहूँगा और इसमें आगे भी फर्दर भी हम अपने डिस्कशन को, इस अनुभव को, इस बातचीत को जारी रखेंगे। जब भी इस दिशा में जिस तरह का भी हमें काम करने का मौका मिले या जो भी आप रहें तो मुझे अच्छा लगेगा काम करने में। और आप सबने मुझे इसका मौका देके, निरंजन भाई, सत्यप्रकाश भाई और मिश्रा जी और तमाम साथी इस प्रोजेक्ट में, मुझे भी लगा कि मैंने भी इस प्रोजेक्ट में थोड़ी शिरकत कर ली, विचार के लिए मिलकर ये बहुत मतलब एकदम आदित्य अनुभव है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक्स, धन्यवाद। शायद राकेश जी को इस बात की पूरी जानकारी नहीं कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, इनोवेशन प्रोजेक्ट सर, जिसके अंतर्गत ये था कि कम से कम 2 विभाग के टीचर और 10 स्टूडेंट आवेदन ये सब मिलकर किसी एक रिसर्च पर काम, किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करेंगे जिससे बच्चे कुछ रिसर्च स्किल सीखें। और उसमें आपने तो कहा कि हम उससे आगे बढ़कर सोचे, लेकिन हमें कुछ फैक्टर तो देना होगा। तो सरकारी काम है, उससे लगभग जैसे आपके विभाग का चल रहा है वैसे ही चल रहा है, तो इसमें चलेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत ठीक बात है जो हमने अपने पहले टॉपिक में जो रिसर्च के तहत हमने जो चीज़ें पाई हैं, लगभग उसी से मिलती जुलती बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं और हम इससे लाभान्वित होंगे। सर, एक बात मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये अभी जो हम लोगों ने पहला अपना दौरा बनाया है शाहबाद फॉर्मेशन का, उसमें हमारे प्रोजेक्ट के बच्चे और टीचर्स, हम लोगों ने वहाँ पर जाके जो भी उनसे रिसर्च की, जो भी बात की, ये केवल एक प्राथमिक आंकड़े हैं। वजह ऐसी बात है कि ये वो बेल्ट है, आप चूँकि घूम आए हैं तो जानते हैं, ये बेसिकली वहाँ के नेटिव्स हैं, वहीं के रहने वाले। अभी हम लोग आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जहाँ पर आप बता रहे हैं बुंदेलखंड के आसपास जो लोग हैं वो नेटिव्स हैं वहाँ पर, या माइग्रेट होकर गए हैं, या कैसे, कुछ तो हम लोग इस पर जानना चाहते हैं। और चूँकि आप दोनों जगह पे आते जाते रहे हैं, आप वो समाज के साथी रहे हैं, पुराने दिनों के आंदोलन करनी है आप, तो दोनों के जो इश्यूज हैं, दोनों के जो कुछ मुद्दे हैं, क्या कहीं आपको कुछ फर्क दिखाई पड़ता है दोनों जगह, जो सहरिया टाइप्स के इश्यूज और जो मुद्दे हैं उसमें जो फर्क, कुछ हम आपसे वो जानना चाहेंगे इस पर। और इसके तुरंत बाद ये बातचीत का सेशन, मतलब ये जो अभी तक तो एक तरफा था, राकेश सर अपनी बात रख रहे थे, ये सेशन बातचीत के लिए खोला जाएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप सर से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो पहले सर अपनी बात रखेंगे, इसके बाद फिर थैंक यू सत्यप्रकाश भाई। सत्यप्रकाश जी ने कहा कि उन राजस्थान वाले और यूपी वाले शहरियाज का क्या उनका उसमें कुछ फर्क है। उसमें हाँ, उसमें फर्क जो मैंने देखा, एक तो जो बुंदेलखंड का ललितपुर जिला है, उसे आप जब मैप में देखेंगे तो ऐसी जगह है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे कि वो इधर एमपी से टच करता है, इधर यूपी का हिस्सा वो है ही है, और इधर वो राजस्थान की उसी बेल्ट से टच करता है। तो वहाँ पर ये माइग्रेट होके आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं और कुछ एमपी के कुछ इलाकों से आए हैं यूपी में। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूपी सरकार या कोई ट्राइबल पॉपुलेशन भी शो नहीं करती, और ना ही वहाँ ट्राइबल्स के लिए कोई स्कीम है, ना ही कोई रिजर्वेशन है। उसकी लड़ाई वहाँ के सहरिया भी और मानिकपुर क्षेत्र के जो कोल जनजाति है वो भी लड़ रहे हैं। मानिकपुर क्षेत्र में कोल जो जाति है वो जनजाति में आती है, लेकिन उनका स्टेटस एसटी का नहीं है, उन्हें स्टेटस एससी का दिया हुआ है। तो ये जो बुंदेलखंड में ललितपुर में है, ये भी राजस्थान से और एमपी से कुछ काफ़ी पहले, इनके लाइफ स्टाइल में भी थोड़ा फर्क उसी चीज़ से आया है कि इधर के स्टेट में, एमपी में, यूपी में, राजस्थान में जिस तरह से काम हुआ है,
उससे थोड़ा सा उनके पूरे लाइफ स्टाइल में भी चेंज हुआ है। जैसे शाहबाद के शहरियों का मेरा जो अनुभव है, वो शहरिया ट्राइब के जिन्हें हम कहते हैं कि ओरिजिनल प्रैक्टिस्टिक्स को ज़्यादा शो करते हैं। वो बड़े पैसिव, बड़े आलसी, बिल्कुल पड़े रहेंगे तो पड़े रहेंगे और अपना मस्त रहेंगे, या उनका जो अपना वीकली मार्केट होता है वो उसका उन्हें कितनी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि वो बाजार लगेगा फला दिन और उस दिन मीट लाएंगे, शराब पिएंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। उनका पूरा वो उनमें जो आलस है, पैसिवनेस है ट्राइबल वाली, वो बड़ी अभी भी दिखाई देती है, मुझे जो दिखाई दिया। और उधर एमपी से में से जो ललितपुर में आए, उनमें थोड़ा सा एमपी गवर्नमेंट ने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है और ट्राइबल्स को फोकस करके ज़्यादा काम भी किया है। तो उनके गांव की स्थिति भी, वहाँ जल पानी की, नलकूप की व्यवस्था, ये भी थोड़ा सा दुरुस्त हुई है, स्कूलों की। तो उनमें थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना, सारी प्रोग्राम्स का थोड़ा सा जानकारी होना, ये अवेयरनेस है। लेकिन और जो कुछ थोड़ा बहुत जो वहाँ के बिल्कुल नैरेटिव थे, या जो यूपी के ललितपुर के बिल्कुल लोग थे, उनमें की स्थिति थोड़ा खराब है। उनकी स्थिति खराब इसलिए है कि वो ना तो उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं और ना ही उनकी इस तरह की पैसिवनेस है। और यूपी का जो कल्चर है उस तरह का पूरा वाला, वो भी गड़बड़ है। तो वहाँ क्या किया, वहाँ उन्होंने खनन माफियाओं ने उन्हें कब्जा लिया। वहाँ जो लोगों की पत्थर की खदानें हैं, मार्बल्स की खदानें हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, वहाँ आप जाएंगे देखेंगे तो ललितपुर में एक बुंदेला बंधु है, बीबीसी के नाम से उनकी कंपनी चलती है, बुंदेला बंधु कंपनी, जो अमेरिका, यूरोप वगैरह को भी मार्बल सप्लाई करती है। तो उन्होंने कुछ गाँव पर बिल्कुल अपना ऐसा पकड़ बना रखी है कि वहाँ काम करना भी टफ है। मैं गया काम करने, और वो मुझे बिल्कुल बंधा मजदूरी स्टाइल में काम कराते हैं। और वो जो उनकी पत्थर की खदानें हैं, कुछ लोग तो सालों सालों वहाँ से बाहर नहीं निकलते। कुछ लोग जो उस रेंज से दूर हैं, जिनके गांव, वो हर तक मनरेगा में, उनमें शहर के आसपास में या ललितपुर के आसपास आकर बस गए, वहाँ काम करने लगे। तो जब आदमी का काम बदलता है, ऑक्यूपेशन बदलता है, तो उसका थोड़ा लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है और उसका पूरा परसेप्शन भी चेंज होता है। तो जो राजस्थान का शहरिया है, एमपी का शहरिया है, यूपी का शहरिया है, उसे आप जाके बिल्कुल एकदम काफ़ी देखेंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ स्टाइल, नेचर और अवेयरनेस लेवल के साथ रहता है, दिखता है। और किसी कुछ भी बातचीत करनी, सवाल जो भी आपको लगे ये ऐसा लगा कि वो स्वार्थी नहीं है, स्वार्थी टाइप नहीं है, वो समाज के लिए सोचते हैं और समाज के साथ मिलकर चलने वाले व्यक्ति हैं। मुझे आपकी बात को लगा सही, मैंने नहीं, बिल्कुल आपने सही सोचा। वहाँ पर मुझे जितनी जरूरत है उससे फालतू लेके वो वेस्ट है। वहाँ व्यक्तिवाद वाला जैसा कोई आइडिया है ही नहीं उनके पास। चाहे इसे ये हमारे रात के लिए पिछड़ापन हो, चाहे ये नॉन प्रोग्रेसिव सोच हो, चाहे इसे हम कैसे डिफाइन करें, क्योंकि हमारे पास अपना ज्ञान है, शब्द है, तर्क है, इसे हम अपनी तरह से कुछ भी परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन वहाँ ये लाइफ स्टाइल, जीवन जीने का दर्शन है ही नहीं। सर ये चीज़ तो हमें वहाँ डीएम सर से मिल के आए थे। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, पर जब हम वहाँ पे विज़िट करने गए ना सर, तो मतलब वहाँ पे कोई डेवलपमेंट दिख ही नहीं रही। थोड़ी बहुत डेवलपमेंट थी, पर वो बाहरी इलाकों में थी सर, मतलब अंदरूनी उसमें तो कोई डेवलपमेंट थी नहीं। तो सर इसलिए वो है सर, मतलब वो डेवलपमेंट के, मतलब वो तो आ रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, पर वो जिनके लिए डेवलपमेंट का इश्यू है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा। बेसिकली क्या है कि इन के साथ जो काम करने वाले हैं, उनके साथ गवर्नमेंट एजेंसीज डायरेक्ट तो कोई उस तरह का इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं रही है। उन्होंने बीच का एक हम जैसे साथियों की गोली पकड़ ली एनजीओ वालों ने, है ना।
जो वहाँ पर काम करते हैं और उनके साथ वो लिंकअप करते हैं। आधे प्रोग्राम तो गवर्नमेंट कैसे करती है आप देखेंगे जाके कि वो एनजीओ वाले को किसी कोऑर्डिनेटर को उसे फ़ोन करेगा, भैया एक शहरियों का साथ बहु सम्मेलन कराना है यार प्रदीप भाई, बताओ कैसे कराना है, साहब बताओ कितना पैसा है, कि यार सम्मेलन के लिए तो ज़्यादा पैसा नहीं है, 50,000 है। अब नहीं साहब 50 में तो नहीं होगा, 70-80 में हो जाएगा, कि ठीक है यार कराओ, क्योंकि उस सरकारी कर्मचारी को अपना सम्मेलन कराना है, 4 फोटो खिंचवाने हैं, इंटरनेशनल फंडिंग है, मतलब ये एक बड़ा कारोबार भी है, करप्शन। और इसमें पूरा आप देखेंगे कि सबकी पूरी अपनी एक शेयरिंग है, मिली भगत है ना, एनजीओ वालों की, मीडिया की और सरकारी अफसर की। और ना आप अगर पूरी कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ SC/ST के प्रोग्राम का रिसर्च कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है और इंटरनेशनल फंडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं और एनजीओ की जो, उतने में उन्हें हम 50 बार डेवलप कर सकते हैं जितनी स्कीम है। गरीबी उन्मूलन के लिए आप पूरी लिस्टिंग करेंगे तो कम से कम 12-14 स्कीम्स हैं, लेकिन स्टेट की अलग चल रही है, सेंटर की अलग चल रही है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की अलग चल रही है। और उनमें जो बड़ा हिस्सा खर्च होता है 60% से ऊपर वो होता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे, कि ये साहब की कार में सर्वे में लगा, इतना दौरे पे तेल में खर्च हुआ, इतना दावत में खर्च हुआ, और वो तीनों का चल रहा है। अधिकारी सेम है, दौरे करने वाले अधिकारी तो वही रहेगा ना भैया, वहाँ का DM हो एक ही रहेगा, लेकिन तीनों प्रोजेक्ट में दौरे अलग हैं, पूरा सिस्टम अलग है, तो वो सब इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, उनका अपना कोई आवाज़ नहीं बन रही है। मैंने बताया ना, बुंदेलखंड के शहरिया में 10वीं पास नहीं है, वरना 10वीं पास करते ही वो किसी सरकारी नौकरी में आ जाएगा, एक आएगा तो दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा, चौथा देखेगा, पांचवा देखेगा, और उसके लिए कोई कमिटमेंट नहीं है। उसके लिए जब तक नहीं आएगा जब तक कुछ इस तरह के सेंसिटिव लोग पूरे खम ठोक के जो ये कहेगा कि मुझे तो ललितपुर के शहरियों के बीच ये स्कूल यही बोलना, यही चलाना, यही जीवन लगाना, उस तरह के कमिटेड लोगों का परिणाम आप देख रहे हैं कि वो नहीं है। और तब तक चाहे कोई BD शर्मा जी भी अगर ये समझ रखते हैं तो इसलिए कि ये अपना IAS का पद छोड़ के ट्राइबल्स के बीच जाके इन्होंने अपना खम ठोक दिया कि मैं यहीं रहूँगा, इनकी भाषा सीखूंगा, इन्हें समझूंगा, इनके लिए काम करूँगा, तब कुछ कर पाए। तब उनके लिए जीवन में और तो कुछ नहीं कर पाए, कम से कम 5, 7, 10 कानून तो बनवाएंगे। इसलिए आप एक दिन उनके भी अनुभव का लाभ लें, जिस दिन कहेंगे आप, मैं भी उनके साथ जाकर सब प्रकार से, जब कहोगे हमने यहाँ बुलाएंगे, बातचीत करेंगे और ज़्यादा लाभ हमसे मिलेगा। एक सवाल मेरा ये था, जैसे हम लोग वहाँ पे शाहबाद हैं, वहाँ पर बात की तो एक साहब के प्रिंसिपल थे, उन्होंने बताया कि भील जो जनजाति है वो अपने कल्चर से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, जो उसके पहनावे में, रहन सहन में, बात करने के तरीके में वो सब झलकता है। लेकिन शहरियाओं में ये चीज़ नहीं रह गई। शहरियाओं में आप देखोगे तो जो संस्कार गीतों की जगह आपको फिल्मी गाने मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये हमें उस फील्ड में भी खासतौर से किशनगंज में भी ये चीज़ मिली है और शाहबाद में भी ये चीज़ मिली है, जो हमने अपने इनिशियल रिसर्च में जो हमने पाया है। क्या एक तो इसका क्या कारण है ये मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आप कई आदिवासी उसमें काम कर चुके हैं, एक तो ये, दूसरा ललितपुर या जहाँ की बात आप कर रहे हैं वहाँ क्या स्थिति है, ये उसमें प्रकार जो मेरा अनुभव रहा, जो मैंने देखा, शाहबाद वाले केस में भी मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। वहाँ ये स्थिति है और उसका बड़ा कारण एक तो ये है कि उनके अंदर नशे की लत कुछ हद से ज़्यादा है। राजस्थान में जो शहरिया में है तो इधर भी, क्योंकि नशा उनके कल्चर का पार्ट है, इधर तो वो अपने निकालते हैं, यहाँ मुंबई की शराब निकालते हैं ललितपुर में और उसे वो अपना पीते खाते हैं, महुआ इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया, साल भर उसका निकालते हैं। तो यहाँ एक और जो आप कह रहे हैं कि ऐसी लत डाल दी है उन्हें कि वो अपनी कल्चर से बिल्कुल विमुख होते गए हैं, ये एक उनके साथ
बहुत आसान काम है। जैसे मैं जो स्वराज NGO का अनुभव बताता हूँ, जब मैं गया के साथ काम करने गया देखा, तो वो NGO वहाँ मैगी के पैकेट बांट रहा था। मैंने कहा मैं सर ये क्यों बांट रहे हैं कि यार वैसा खाना लाना देना ये जो है बड़ा भारी काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और तो अब कल्चर कहाँ बचेगा? या मान लिया अगर वो फूल की सब्जी खाता था या फल की सब्जी खाता था या जो है मौके की खीर खाता था, एक तो वो आलसी है। मैंने बताया ना, सहरिया ट्राइब्स में सहरिया थोड़ा सा सबसे ज़्यादा आलस वाला ट्राइब मुझे लगा। बिल्कुल भूखे पड़े हैं तो पड़े, कोई देने आएगा कोई बांटने आएगा, वहाँ ये हालत थी। तो अगर हमने उन्हें लत लगा दी है तो फिर जो हम लत लगाए हैं वही हमारी कल्चर। तो वो बड़ी तेजी से वहाँ ये चरण हो रहा है और पूरा उस तरह के उनके अंदर जो अपने कल्चरल सिंबल्स हैं वे बिल्कुल नजर आता है। और ट्राइब्स में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, उनके दीवारों पर घरों में बने हुए चित्र वगैरह। ये इनके यहाँ साफ सफाई वाला भी आपने देखा होगा थोड़ा संकट, तो उस कल्चर से ये पूरा विमुख है। एक तो असल में इनके पास जो सबसे बड़ी बात है, और ट्राइब्स में थोड़ी बहुत है या रही है, इनके यहाँ लीडरशिप क्राइसिस पिछले करीब 100 साल से, इनमें मुखिया वाली जो कट्टरता थी वह भी नहीं बची है। और जहाँ इस तरह का कोई मुखिया है, डिसिप्लिन नहीं रहता है, तो वहाँ वो चीज़ें दिन ब दिन डाउन। अब तो सरकार भी ये चाह रही है कि कल्चर और उससे ज़्यादा पहले तो इन्हें ही बचाया जाए, क्योंकि ये ट्राइब जितनी जल्दी से खत्म हो रही है, तेजी हो रही है, बिल्कुल जा रही है, इतना और किसी में खतरा नहीं दिखाई दे रहा। एक तो ये ट्राइब डरती बहुत है, पता नहीं क्या कारण, जबकि ट्राइबल वैसे जो है बड़े स्ट्रॉन्ग साहसी बहादुर होते हैं, ये लोग थोड़ा डरते हैं पता नहीं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डर के मारे खदानों से बाहर नहीं निकलते कि साहब आ जाएंगे हमें तो पत्थर का काम करना है। उनका एक आदमी जाएगा बाजार में, हफ्ते का सामान लाएगा खाने पीने का, वहीं रहेगा। तो ये सारे कारण हैं इनके साथ काम करने। और इन चीज़ों पर आप काम करेंगे देखेंगे तो क्या किया जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है, कुछ चीज़ें निकल सकती हैं। सर हम स्कूल्स में भी गए थे वहाँ पे। हाँ, तो सर पहले तो हम थोड़े वो बच्चों वाले स्कूल में गए थे, तो हमने देखा कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं आते मोस्टली, वो बस मिड डे मील के लिए आते हैं। तो मतलब फिर तो एजुकेशन पीछे ही रह गई ना सर। तो वो मैंने आपको बताया ना, हम जो कल्चर सरकार या मैं डेवलप कर रहा हूँ मिलके, वो वही करेंगे ना। यस सर। भाई जब आप ये बताइए कि जो क्या समाज ये सारे काम अपने खुद नहीं करता था क्या पहले? अब जब सरकार कहेगी कि खाने का भी मैं दूंगी और कपड़े भी दूंगी, किताबें भी दूंगी, कल कहेगी कि आपका पानी भी दूंगी, पानी से मुंह भी धोऊंगी, तो क्या कल्चर डेवलप होगा? मुझे तो कुछ करना ही नहीं। सरकार मेरे मुंह धोने तक का काम अगर करेगी तो मेरे अंदर क्या डेवलप होगा? और मिड डे मील वाला मसला इतना खतरा है, उस पर कोई रिसर्च नहीं है, कोई उस पर काम नहीं है कि इसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। बस डेटा दिखाया जा रहा है कि मिड डे मील से उपस्थिति बढ़ गई है ना। और जिन क्षेत्रों में ये हो रहा है वहाँ अवेयरनेस तो है नहीं है, वो ट्राइबल और इस तरह के क्षेत्र हैं, और वो खाना आप मिड डे मील में बांट रहे हैं जो देश का सबसे घटिया, सबसे बिल्कुल निचले दर्जे का, जिसमें कुछ नहीं है, वो मिड डे मील के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या किसी डॉक्टर ने, किसी एजेंसी ने, किसी संस्थान ने, किसी यूनिवर्सिटी ने ये जहमत उठाई कि पिछले 10 सालों के मिड डे मील जहाँ दिए गए जिन बच्चों के, उनका हेल्थ इंडेक्स क्या है, या उन पर 10-20 साल में उन बच्चों पर, उन सोसाइटीज में इस तरह की बीमारियां आई हैं या आने वाली हैं? आप पूरा एक जनरेशन के साथ इस तरह का पूरा मामला चल रहा है, खिलवाड़ होने वाला है, ये एक नए संकट खड़े होंगे। लेकिन बस हमारे यहाँ तो है ना कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है साहब, ये ऐसा मसला है जैसे मेरे कई साथी हैं मेरे साथ काम करते करते और बड़ी तनख्वाह पा रहे हैं, और आजकल मल्टीनेशनल कंपनी सॉफ्टवेयर में चले गए, एक मारुति में चले गए, तो एक दिन कह रहे कि यार तुम तो ऐसे धक्के खाते फिरते हो, हमारी गाड़ी तो घर पे आती है और घर से बिल्कुल दरवाजे से लेके जाती है। मैं भैया तो क्यों लेके जाती है? कि बस फैसिलिटी है, सुविधा है। और कितनी सुविधा है, पहले कैसे जाते थे?
पहले मैड हो जाते थे, सुरेश जाते थे, फलाना जाते थे, यार तो दो साथी जाते थे, बात करते होंगे, जाते होंगे 10 मिनट, यानी हाँ इसीलिए तो ना पहले हम आधा घंटा लेट हो जाते थे। कितने वर्कर हैं भाई? हिसाब हमारी शिफ्ट में तो 150